नमस्कार, आदाब साथियों। डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। और हम जब बात कर रहे हैं तो चुनाव अपने बीच रास्ते पर है। लगभग 35% लोकसभा मशीन के अंदर बंद हो चुकी है। वोट शेयर गिरा है। कल ही इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसको लेकर भी विवाद है। और 7 मई को तीसरा चरण होगा और इस बीच बहुत कुछ हो गया। बड़े सारे विश्लेषण हैं। आज हम बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव जी से। योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है टीवी डायलॉग में। और योगेंद्र जी से जी आज जरा समझेंगे, क्योंकि योगेंद्र जी इस बीच काफ़ी घूम रहे हैं और अभी भी आप कर्नाटका में हैं और उत्तर जी हाँ। प्रदेश का आपने दौरा किया, राजस्थान का दौरा किया। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं राजीव जी के साथ, उसका नाम है 24 का गणित। तो वहीं शुरुआत करते हैं कि क्या गणित निकलता दिख रहा आपको? प्रशांत जी, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव पलट रहा है, करवट ले रहा है। आज से 3-4 महीना पहले मैंने कहा था, जब चुनाव की बिल्कुल शुरुआत ही हो रही थी, मैंने कहा था कि बीजेपी को इस चुनाव में मेजॉरिटी मार्क से नीचे रोकना संभव है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को कुछ काम करना पड़ेगा। इस बीच महीनों में मुझे लगा कि वो काम नहीं हो रहा है, कुछ मामला ढीला है और कुछ मायूसी सी आई थी इस बीच में। और जब तक चुनाव शुरू हुआ तब मैं बार बार यही कह रहा था कि देखिए, संभव तो है बीजेपी को 272 से रोकना, लेकिन वो होगा या नहीं कह नहीं सकते। मेरा थीसिस, आपको ध्यान है तो, ये था कि देश को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। एक जी जी। हिस्सा वो है जो तटीय पट्टी, आप उड़ीसा से लेके केरल तक चले जाइए, ये वो इलाका है। 190 सीटें। जी, ये वो इलाका है जहां बीजेपी को रोकने की, बीजेपी यहां पे बहुत कमजोर है, बस ये इंश्योर करने की जरूरत है कि बीजेपी यहां बहुत ज्यादा गेन्स ना कर पाए, इसके गेन्स इक्के दुक्के रहे। दूसरा, मैंने कहा था 4 राज्य हैं जिनको मैंने बताया था बैटल ग्राउंड स्टेट है। ये थे कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। मैंने कहा था ये 4 राज्य हैं जहां बहुत बड़े उलट फेर की गुंजाइश है। यहां पे आक्रामक होकर बीजेपी को हराने की जरूरत है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में सीटें छीनी जा सकती हैं। और तीसरा, मैंने कहा था तीसरी पट्टी वो है जो गुजरात और बाकी सारी हिंदी पट्टी, जो उत्तर प्रदेश शामिल है, जिसमें जहां बीजेपी ने पिछली बार झाड़ू लगाई थी, जहां बीजेपी की डोमिनेंस को रोकना तो मुश्किल है, लेकिन उससे कुतर कुतर के आप कुछ कुछ सीटें निकाल सकते हो, 2 सीट इधर से, 4 सीट उधर से, ऐसा निकाल सकते हो। ये मेरी शुरुआती समझ थी। अब जबकि चुनाव बीचों बीच में, हम एकदम मझधार में हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं आज मेरी समझ कैसे बदली और क्यों मैं समझता हूं कि ये चुनाव करवट ले रहा है। ये जो पट्टी थी जहां बीजेपी को रोकने की चैलेंज थी, जहां बीजेपी के पास बहुत कम सीटें हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा भी, जहां सिर्फ ये था कि बीजेपी कहीं बहुत बड़ा हाथ ना मार दे, वहां ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी को कुल मिला के अगर इस इलाके में कुछ गेन्स होंगे, चारों में अगर बीजेपी को फायदा हो भी जाए, तो कुल मिला के 10 सीट से ज्यादा बीजेपी को गेन नहीं होने वाला पिछली बार से। तो यहां पे तो ये काम हो चुका है। जो बैटल ग्राउंड स्टेट थे जहां बहुत बड़ी उलट फेर की गुंजाइश थी, उसमें से 4 में से एक को मैंने अपनी लिस्ट से काट लिया है, बंगाल को। पहले मुझे शुरुआत में लग रहा था कि बंगाल में 18 पे बीजेपी है, 18 से बीजेपी उतर के 8-10 पे आ जाएगी, लेकिन अभी जो पूरी सूचना, जितनी सूचना मिल रही है उसके हिसाब से ऐसा होता नहीं दिख रहा। और हो सकता है बीजेपी वापस अपना 18 का आंकड़ा 18 कहीं पे रहे की तारीख में अनुमान लग रहा है। लेकिन कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार तीनों बैटल ग्राउंड स्टेट हैं, तीनों स्टेट्स ऐसे हैं जहां बीजेपी को 10 या ज्यादा का नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रशांत जी ये है, जिसके कारण मैं कह रहा हूं कि चुनाव पलट खा रहा है, कि मैंने इस लिस्ट में से 4 में से एक नाम तो काट दिया, बंगाल का, लेकिन 2 नाम जोड़ दिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान निश्चित, जो पहले मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, लग रहा था 25 सीट पिछली बार आ गई थी, 24+1, तो ऐसा लग, और विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, तो लग रहा था कि भाई कांग्रेस अगर 3-4 सीट भी निकाल ले तो आप दुआ मानिए, बस समझ लीजिए बहुत हो गया, 3-4 सीट हो गई तो। लेकिन पता नहीं, मतलब एक कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है राजस्थान में, और ये चुनाव कांटे का मुकाबला बन गया है। अगर आप सटोरियों की माने तो 12-15 सीट कांग्रेस को आ रही हैं,
लेकिन मैं कहता हूं आप 8-10 सीट तो समझिए, मतलब, और खास तौर पे वो जो पहली पट्टी है जो गंगानगर से लेके भरतपुर और दौसा और यहां तक टोंक तक जा रही है, इस पट्टी में बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है और कांग्रेस का अपर हैंड है यहां पे। तो राजस्थान को मैंने उसमें जोड़ दिया, और उसमें आप उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया। सबसे बड़ी हैरानी, इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर जो मेरे विचार से अब तक है, वो ये है कि वो उत्तर प्रदेश जिसमें बीजेपी बार बार झाड़ू लगा रही थी, वो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में दावा ये किया जा रहा था कि सिर्फ 62 जमा 2 64 नहीं, अब तो हम 74 पे जाएंगे, दावा ये हो रहा था, वहां पे 74 तो छोड़िए, 62 तो छोड़िए, आज की तारीख में बीजेपी कहीं 50 के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके कारण, और अगर ये 5 स्टेट, अब आप इसका ओवरऑल इवैल्यूएशन कीजिए कि 5 राज्य हैं जहां बीजेपी को कम से कम 10-10 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। मैं कर्नाटका में बैठा हूं, अगर मेरा कोई साथी यहां सुन ले कि मैं 10 की बात कर रहा हूं, वो आके मेरा गला पकड़ लेगा, कहेगा कम से कम 15 सीट हार रही है बीजेपी यहां पे। पर आपकी तारीख में आप 10 मानिए, मैं तो कंजर्वेटिव रहता हूं इन सब चीजों में, खासतौर पे जिस चीज में मेरी आशा हो उसके बारे में मैं बहुत ही संभल संभल के बात करता हूं। तो कर्नाटक में आप 10 समझिए, राजस्थान में अगर 10 ना आई तो पड़ोस में हरियाणा से लेके 2-3 डाल दीजिए, 10 वो हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा का ही एनडीए को नुकसान है, हालांकि वहां बीजेपी को 10 का नुकसान नहीं होगा, लेकिन एनडीए को नुकसान है 10 से ज्यादा का। और बिहार में निश्चित ही फिर वहां पे एनडीए को नुकसान है, फिर भी बीजेपी का लॉसेस कम होंगे, एलाइज के लॉसेस वहां ज्यादा होंगे। और उत्तर प्रदेश में यदि 10 का नुकसान होता है तो अब आप सोचिए, और बाकी सब इलाकों से मिला जुला के छुटपुट 1-2 छत्तीसगढ़, शायद 1 सीट या 2 सीट गुजरात, 4 या 5 सीट मध्य प्रदेश, अगर इन सब में मिला के, और 1 सीट शायद हिमाचल, शायद 1 सीट उत्तरांचल, अगर इसको भी आप सबको जोड़ जाड़ दें, 10 सीट वहां आती है। तो ये बताइए 60 सीट का नुकसान, और नफा है ज्यादा से ज्यादा 10 सीट का। तो ये जो 50 सीट का घाटा हो रहा है, इसकी भरपाई कहां से हो सकती है? और अगर ये हो रहा है घाटा, तो बीजेपी मेजॉरिटी में कैसे आ रही है? ये एक सवाल अब खड़ा हो गया है। तो जो संभव था लेकिन कठिन लग रहा था, वो अब मझधार में लगता है कि ये तो ऐसा है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। योगेन जी, मैंने वो आपका आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने 190 सीटें कोस्टल इंडिया की दी थी और कहा था कि इसमें बीजेपी को 36 सीटें थी। बंगाल में अभी आपने रिवाइज किया अपने एस्टिमेट को, और आप कह रहे हैं, लेकिन योगेन जी देखिए, आप एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, अब आप कहते हैं वो पिछले जन्म में मैं करता था काम, लेकिन चुनावी विश्लेषण से आपका नाम जुड़ता है। आप उत्तर प्रदेश में 50 से कम बीजेपी को कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं। क्या फैक्टर्स हैं? क्या जाट किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी, क्षत्रिय आंदोलन, या कुछ और हो रहा है वहां पे, या हिंदू मुस्लिम काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में मात्र 16 सीटों के चुनाव हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। तो प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश में आप ऐसे, जी जी, एक तो सब कर दूं मैं क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं जो बात पक्का ठोक के कह रहा हूं, और सही बात है, कैमरे पे कह रहा हूं कि 62 से ऊपर जाने के ख्वाब की बात तो छोड़ दीजिए, 62 सीट बचा भी नहीं पाएगी बीजेपी, ये तो मैं ठोक के कह रहा हूं। 62 के नीचे कितना जाएगी अभी कहना कठिन है। 50, और अगर थोड़ा सा मामला बिगड़ गया तो 40 पे आ सकते हैं, मतलब ऐसी स्थिति है, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। 60, 55, 50, 45, 40 कह नहीं सकते, मगर बीजेपी एक जो रपटने वाला जो होता है ना स्लाइड, अब उस रपटने वाली स्लाइड पे आ गई, और कहां जाके गिरेगी अभी से अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी केवल 2 फेज हुए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं आपको अपना सारा प्रमाण आपकी आंख के सामने रख देता हूं। कुछ भी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई मेरे पास एग्जिट पोल मेरी जेब में नहीं है, और जो मैंने किया वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मैं आपके सारे डीबी लाइव के बहुत दर्शक हैं, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, कोई आपको सेफोलॉजी में डिग्री की जरूरत नहीं है। बस सुबह सुबह 6 बजे घर से बाहर निकलिए, रात 10 बजे वापस आइए, और ये काम कर दीजिए जो मैंने किया। वो ये,
किसी गांव देहात में पहुंचिए, किसी नेता से मत मिलिए, किसी सरपंच की खाट पे मत बैठिए, बिल्कुल जो सबसे साधारण से साधारण लोग बैठे हैं, जिनको ये भी शायद पता नहीं है कि चुनाव शुरू हो गया है इस देश में, उनसे बैठ के बात कीजिए और उनसे हालात पूछिए। उनसे पूछिए पिछली बार किसे वोट दिया था और पूछिए इस बार किसे वोट देने का अब तक मन बनाया है। आपको उत्तर मिल जाएगा, कोई इसमें खास बात नहीं है, उत्तर मिल जाएगा। मुझे जो उत्तर मिले मैं आपको बता देता हूं। हमने जब ये घूमा, और मैंने पहले दौर में गया था केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ से सहारनपुर की तरफ होते हुए, ये पूरा कैराना मुजफ्फरनगर सब होते हुए वहां इलाके में गए और वहां देखा कि यार ये तो बिल्कुल कुछ अलग मामला दिख रहा है। तो फिर विशेष तौर पे 3-4 दिन और लेके लखनऊ से शुरू किया, बाराबांकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर होते हुए बनारस तक गए। ये पूरा इलाका, इसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ी सबको देखा। हमने क्या देखा? नंबर 1, हमें जिन सैकड़ों लोगों से बात की उनमें से केवल एक व्यक्ति ऐसा निकला, वो भी बहुत अनूठा केस था, एक नेत्रहीन व्यक्ति का, जिसने कहा कि पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था लेकिन इस बार दूंगा। अदरवाइज कोई व्यक्ति नहीं। तो मेरा आपके दर्शकों से भी आग्रह है कि आप जाके देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इस बार बीजेपी को दूंगा, पिछली बार तो नहीं दिया था। क्योंकि अगर 62 से ऊपर जाना है बीजेपी को, 70 पार, 74, 80 ये सब करना है, तो कम से कम कुछ नए लोग तो होंगे ना जो कहेंगे कि हम इस बार बीजेपी को वोट डालेंगे, पहले नहीं दिया। ऐसा एक नहीं मिलेगा आपको, मेरा ऐसा अनुमान है, गलत हो तो आप बता दीजिएगा। दूसरा, जी फिर हमें कुछ सैकड़ों लोग वो मिले जो कि जिन्होंने एसपी और कांग्रेस को वोट दिया था। उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि पिछली बार तो इनको वोट दिया था लेकिन इस बार इनको वोट नहीं दूंगा। एक नहीं मिला ऐसा। और जिन लोगों ने कहा, बसपा का मामला थोड़ा सा अजीब था क्योंकि बसपा को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं थे, बसपा के वोटर संकोच में थे। उनमें से कुछ कह रहे थे छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ वो भी नहीं जा रहे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और मैं चाहता हूं आपके दर्शक इसको चेक करें, कि जिन लोगों से हम मिले, कम से कम 200-250 लोग तो ऐसे मिले थे जिन्होंने कहा पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया। उनमें से हमें तो 4 में से एक व्यक्ति कह रहा था कि भैया इस बार तो नहीं दूंगा, पिछली बार दिया था लेकिन इस बार नहीं दूंगा। तो मैं आपके दर्शकों से आमंत्रित करता हूं कि आप ये कीजिए, कम से कम 50 ऐसे साधारण वोटर को मिलिए गांव देहात में और बताइए उन 50 में से कितने लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अगर 50 से 52 हो जाए तो मेरी बात गलत है, 50 के अगर 40 हो जाए, 45 हो जाए, इसका मतलब है मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए आप। तो हमें ये लगा कि 4 में से एक गिर रहे हैं। फिर भी मैंने माना कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ओवर रिपोर्टिंग हो रही है, कुछ ज्यादा उत्साह है, कई बार गुस्से में लोग बोल देते हैं, तो मैं इसको भी आधा कर लेता हूं। तो आप 1/8 मान लीजिए, 1/4 नहीं, 1/8 मान लीजिए। अगर 1/8 वोट भी बीजेपी का गिर जाता है, यानी कि 51 से गिर के बीजेपी 45 पे आ जाती है और ऑपोजिशन जो कि पिछली बार 38 पे था बढ़ के 40-42 पे भी आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी को 50 सीट नहीं आएंगी। सिर्फ इस आधार पे निष्कर्ष है और कोई छुपी हुई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई विचित्र सीक्रेट गणित मेरे पास नहीं है, केवल वोट गिरने का अनुमान है। और अगर वो अनुमान गलत है तो मेरी सारी बात गलत है, अगर वो अनुमान सही है तो आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जी एक बात यहाँ पे योगेंद्र जी आती है कि पहले 2 फेज में वोट शेयर बहुत गिरा। अच्छा, वोट शेयर बढ़ने को मैं कोई इंडिकेशन नहीं मानता हूँ क्योंकि सड़कें अच्छी हैं, सुविधाएं हैं और अवेयरनेस भी है, तो वोट शेयर बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन भी काम करता है। लेकिन वोट शेयर गिरना एक इंडिकेशन है। अब 6 से 8% वोट शेयर गिरा। कल जो रिवाइज्ड इलेक्शन कमीशन का आया तो उसको ही माने कि 4 से 5% वोट शेयर गिर रहा है। अब इसमें मैं देख रहा था, मैं एग्जांपल दूं आपको कि 52-53% वोट पड़ा गौतम बुद्ध नगर की सीट में। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा भी है, नोएडा में अपार्टमेंट है जो कि जिसको माना जाता है कि बीजेपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोटर उधर है, 42% वोट पड़ा। तो ये जो वोट शेयर शहरी इलाकों में बहुत कम हुआ है और बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पॉकेट, जैसे मेरठ है, मेरठ कैंट और मेरठ साउथ, ये बीजेपी की सीट्स हैं, वहाँ पे वोट कम हुआ। तो क्या ये वोट शेयर गिरने को आपको एक इंडिकेशन मान रहे हैं?
प्रशांत जी देखिए, वोट का चढ़ना और गिरना दोनों इंडिकेशन है पूरे देश में, क्योंकि इस बार बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। आप सही कह रहे हैं, कल के आंकड़े के हिसाब से 4% वोट में गिरावट हुई है। 4% छोड़ा छोटा नहीं होता प्रशांत जी। 4% जिस दिन सेंसेक्स गिर जाता है ना, उस दिन पूरे अखबारों के फ्रंट पेज पे हेडलाइन होती है, सेंसस में भारी गिरावट, तबाही बच जाती है इस देश में 4% अगर सेंसेक्स गिर जाए तो। 4% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आपको सिंपली इस भाषा में मैं कहूँ कि 4% गिरावट का मतलब है पहले फेज में कोई आप समझ लीजिए 60 लाख लोगों ने, जो कि वोट देना चाहिए था उन 2019 के हिसाब से, उन लोगों ने वोट नहीं दिया। बहुत बड़ा फिगर है 4% का गिरना। इसको आप जी यूं समझिए कि देश में 2014 से पहले जिस लेवल की वोटिंग होती थी वो 2014 में एकदम बढ़ी, 2019 में और बढ़ गई, और 2024 में वापस उसी लेवल पे आ गई है जैसे 2014 से पहले होती थी। इसका मतलब है 2014 और 19 में जो विशेष बुखार था, जो उफान था, वो नीचे आ गया है। इसमें उफान था, एक विशेष वर्ग में था। वो वर्ग कौन था? जो कि मोदी जी का काफी भक्त था, उनका प्रशंसक था, उनका समर्थक था। और वो जो देश में स्थिति बनी थी 2014 में ये कि अच्छे दिन आएंगे, 2019 में बालाकोट, उसके चलते जिन लोगों ने वोट नहीं भी देना, जो घबराए सकुचाए भी रहते थे, वो लोग भी निकले घर से कि भाई इस बार तो जरूर वोट दे के आए। वो लोगों ने वोट नहीं डाला। मैंने इसको अभी जी तक जांच करने की है, अंतिम प्रमाण अभी भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो बूथ बाय व्यूज आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे खबर यही है, जैसा आपने बताया, वैसे हमारे यहाँ शहरी इलाकों में हमेशा कम वोटिंग होती है, तो आपको उसी शहर के पिछले बार के वोटर से तुलना करनी पड़ेगी। उसी शहर में जी 2019 में कितना हुआ था, 2014 में क्या हुआ था। तो अभी तक मेरी जो सूचना है वो ये कि ये जो 4% की गिरावट है, इसकी एक प्रमुख वजह ये है कि जो लोग मोदी जी के प्रति अति उत्साहित रहते थे, उनका अति उत्साह कम हो गया, और उनका एक बड़ा हिस्सा था जिसने कहा कि मैं जाके विपक्ष को तो वोट नहीं दूंगा, लेकिन अब मोदी जी को भी क्या देना, चलो घर बैठ जाते हैं। ये वाली जो भावना जी थी, ये प्रबल थी, और जिसके चलते मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी लहर थम रही है, वो सामान्य पे आ रही है। और यही चीज मैंने गांव देहात में अपनी आंख से भी देखी। मोदी जी के प्रति लोग कोई गुस्सा हो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन कोई उत्साह हो अब ये भी खत्म हो गया। हाँ हाँ है, हाँ ठीक ही किया है, अपनी तरफ से मंदिर का नाम नहीं लेते, लेकिन अगर आप याद दिलाओ तो कहते हैं हाँ हाँ वो भी कर दिया, ठीक ही किया वो भी। लेकिन बाकी सवाल जो 2014 और 19 में मोदी जी का नाम लेते ही बाकी सब सवाल थम जाते थे, अब वो सवाल जी थम नहीं रहे। लोग कह रहे हैं अरे एमपी तो 10 साल तक शक्ल नहीं दिखाया। लोग पूछते हैं बेरोजगारी के बारे में, पूछते हैं महंगाई के बारे में, किसान के बारे में, छुट्टे जानवर के बारे में। और एक नई चीज मैंने सुनी प्रशांत जी, जो मैंने पहले नहीं सुनी थी, क्योंकि ये सब बातें हमने पहले भी सुनी थी। 2022 में भी छुट्टे जानवर की बहुत बातें सुनी थी, वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन इस जी बार ये सब कहने के बाद लोग कह रहे हैं कि इस बार वोट बीजेपी को नहीं देंगे। और उसमें एक जो नई बात मैंने सुनी वो थी तानाशाही। ये शब्द साधारण लोग इस्तेमाल करेंगे, मेरी इसकी अपेक्षा नहीं। ये शब्द पढ़े लिखे लोग अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, तीनों जगह साधारण लोगों को गांव में तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना। और एक अनपढ़ व्यक्ति ने मुझे उत्तर प्रदेश में बड़े ढंग से समझाया, भैया जब प्रधान को चुनते हैं ना, पहले पंचवर्षीय में तो डर डर के काम करता है, जी दूसरी जी बार अगर उसी प्रधान को चुन दें तो वो हमें गोली देना शुरू कर देता है, उसको पैसा बनाने का तरीका आ जाता है। और अगर तीसरी बार भी उनको प्रधान चुन दें भैया, तो हमारे सर पे बैठ के डंडा चलाएगा। ये समझ लोगों को आनी शुरू हुई है, और मैं समझता हूं यानी शायद वो यानी एक संविधान और लोकतंत्र का मामला नीचे तक गया है, और ये पहली बार नहीं हो रहा योगेंद्र जी। 1977 में भी देश की जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि समाज में कोई चीज़ जो एकदम से गायब हो जाती है। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ योगेंद्र जी, क्योंकि आप देश भर में घूम रहे हैं, राजस्थान में काफ़ी गए। इलेक्शंस को मैंने 1989 से देखा है बतौर पत्रकार। तो इलेक्शन वाइट ब्रश से पेंट होता है, बहुत माइक्रो इश्यूज नहीं होते। तो जो ट्रेंड आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा कमोबेश राजस्थान में मिलेगा, कमोबेश
आंध्रा में मिलेगा, एक होता है, रीजनल इश्यूज पीछे जाते हैं। लेकिन राजस्थान में आप कह रहे हैं कि काफ़ी कम होंगी सीटें, कुछ 4-5 सीटें कम हो सकती। राजस्थान में 100% सीटें थी बीजेपी के पास पिछली बार, अलायंस मिला के 100% थी। अब राजस्थान में क्या फैक्टर्स नज़र आए आपको? क्योंकि विधानसभा में मैं राजस्थान गया था और मैं मध्य प्रदेश के बारे में तो श्योर था, लेकिन राजस्थान के बारे में बहुत श्योर नहीं था कांग्रेस की रिपीट परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, 370 राम मंदिर की बात युवा वर्ग कर रहा था। अब क्या हो गया ऐसे 3-4 महीने में, 5 महीने में? हाँ वही एक तो आपकी बात सुन के मुझे याद आया कि हमारी और आपकी विंटेज एग्जैक्टली वही है। मैंने भी 1989 का चुनाव पहली बार था जिसके बारे में लिखना शुरू किया था। पहला लेख मैंने चुनाव के बारे में 1989 में ही लिखा था। तो आप और मैं दोनों 35 साल से देखते आ रहे हैं इस खेल को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान में मेरी देखिए, जब राजस्थान घुसा उससे पहले मेरा एजम्पशन ये था कि भैया एक तो राजस्थान में पिछली दोनों बार 25-25 बार वोट सीट जीत चुके हैं, और राजस्थान में जब जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है बीजेपी का वोट ऐसे ही बढ़ जाता है। जैसा भी विधानसभा का परफॉर्मेंस हो, विधानसभा में हारने के बाद भी बीजेपी तो लोकसभा जीतती है। तो मैं मान के चल रहा था कि बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में वहां पे है। लेकिन जब राजस्थान गया तो 3-4 चीजों ने मुझे हैरान किया। पहला, अशोक गहलोत के बारे में लोग बड़ी नम्र भाषा में बात कर रहे थे, लगभग एक नॉस्टैल्जिया सा होता है ना, उससे बात कर रहे थे। एक दो लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत की स्कीम बहुत अच्छी थी। मैंने कहा भैया उसको तो तुमने कुर्सी से उतार दिया, अब कह रहे हो स्कीम अच्छी थी। हाँ हाँ, वो तो देखिए हमारे यहाँ चलन है, रोटी पलटने का चलन है, लेकिन स्कीम उनकी बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, किसी को कुर्सी से उतार दो उसके बाद याद करो उसको। जो आज का मुख्यमंत्री है उसका नाम लोग नहीं जानते, और जो नाम जानते हैं कहते हैं पर्ची वाला मुख्यमंत्री। उनका नाम ही पर्ची वाला मुख्यमंत्री आजकल है कि एक पर्ची में उनका नाम निकला था, तो बिल्कुल लॉटरी खुल गई, मतलब उस तरह का मुख्यमंत्री है। वहां पे बीजेपी ने काफी अहंकार से चुनाव लड़ा है। टिकटें बांटने में जिस तरह का अहंकार बीजेपी में था, जो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करता था, वैसा है। और ये जरूर कहना चाहिए कि इस चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में विधानसभा की तुलना में कहीं बेहतर टिकट दिए हैं और कहीं समझदारी से अलायंस किए हैं। सीपीएम से अलायंस कर लिया, ये जो बेनीवाल वाली पार्टी आरएलडी है, उस आरएलडी नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है, उससे आरएलपी से अलायंस कर लिया, और अंततः जाके भारत आदिवासी पार्टी से भी एक समझौता कर लिया। तो ये सब समझदारी के काम भी किए। लेकिन इस सब के अलावा राजस्थान में अग्निवीर का सवाल बहुत बड़ा सवाल के रूप में उभरा है, बेरोजगारी का सवाल, और एक राजस्थान की जो जातीय राजनीति का समीकरण है वो भी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है। तो तमाम चीजें, अगर मेरे से कोई पूछे कि अच्छा 4 महीने में क्या बदल गया, 4 महीने में राजस्थान तो नहीं बदला है, लेकिन कई बार होता है कि तमाम कुछ चीजें उबलती रहती हैं और अचानक किसी बिंदु पे उफान पे पहुंच जाती हैं। मुझे ऐसा दोनों जगह, राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में, दोनों में महसूस हुआ। ये तो स्पष्ट है कि किस दिशा में चीजें जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, और अब क्यों जा रही हैं, 2022 में क्यों नहीं गई उत्तर प्रदेश में। इसके लिए थोड़ा और छानबीन और सोच करना होगा। क्या योगेन जी, दो जुड़े हुए सवाल हैं और एक साथ में आग्रह करूंगा कि जवाब दें आप उसका। एक तो वोट शेयर जब गिरा तो उसके पहले फेज के बाद ही मोदी जी का भाषण होता है राजस्थान में ही, बाड़मेर में, और जिसमें वो एक्सट्रीम हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में चले जाते हैं, घुसपैठिया कहते हैं सारे मुसलमानों को। उसके पहले वो मुस्लिम लीग कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ढूंढ लाए थे जो उसमें है नहीं। अब एक घटना ये हुई। दूसरी घटना एक और है जिस तरफ आपका ध्यान मैं चाहता हूँ, सूरत और इंदौर। ये दो ऐसी सीट हैं जो 1984 से कांग्रेस कभी नहीं जीती। इस बार भी वो बीजेपी के पास ही जाती। तो यानी वो सीटों पे जो कैंडिडेट को दबाव डाल के प्रलोभन से जैसे भी किया गया तो डिक्लेयर भी हो गया, इंदौर में भी लगभग वैसा हो जाएगा। तो नंबर गेम नहीं था यहाँ पे, ये कुछ और था।
क्या ये बीजेपी वर्कर को या अपने समर्थकों का जो गिरा हुआ मोराल है उसको उठाने के लिए दोनों बातें हुई, मोदी जी का हिंदू मुस्लिम भाषण और सूरत और इंदौर, क्या वाकई बीजेपी के वर्कर का, बीजेपी के समर्थक का जो मोराल है वो काफी गिरा हुआ है? दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। जो बांसवाड़ा वाला भाषण है प्रधानमंत्री का, वो तो बिल्कुल साफ बौखलाहट है। और प्रधानमंत्री आपको जैसा जानते हैं, कोई खास इमोशंस के आधार पे नहीं करते हैं, बहुत कैलकुलेटेड मूव था। तो कहीं बैठ के जो जो सूचना मैं आपको कच्ची पक्की दे रहा हूं, भैया मैं यहाँ घूमा, मुझे दिखाई दिया, इलेक्शन ऐसा पलट रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में के बाद के टेबल पे मुझसे 10 गुना बेहतर इंफॉर्मेशन होगी। उनकी टेबल पे अब तक एग्जिट पोल भी पड़े होंगे, एग्जैक्टली कहाँ कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है। मेरा अपना अनुमान है कि पहले 2 फेज में बीजेपी को 20 सीट का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। प्रधानमंत्री के पास एग्जैक्ट आंकड़ा होगा, 22, 23, 24 जो भी था आंकड़ा रहा होगा। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया होगा कि अब ब्रह्मास्त्र चलाने का मौका आ गया है। अब मतलब ये इलेक्शन हाथ से फिसल रहा है और जो उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र रहता है, हिंदू मुसलमान करो इसको। तो बहुत ही बेशर्मी से, मतलब ऐसा तरीका जो कि लज्जित करने वाला है। आपको पूरा एक देश का प्रधानमंत्री 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया कह रहा है। मतलब इससे घटिया बात क्या हो सकती है। और देश का चुनाव आयोग इसको बैठ के देख रहा है। खैर, ये इसका नैतिकता पे फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक स्पष्ट इसका कि बीजेपी जनवरी के महीने के बाद से आश्वस्त होकर बैठी थी कि हमारी तो चुनाव में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बांसवाड़ा के भाषण से स्पष्ट हुआ कि इनको मैसेज गया है कि भैया प्राण प्रतिष्ठा से, मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हुई। ये मैसेज जब चला गया तब ये अस्त्र खेला गया, इसमें कोई संदेह नहीं। रही बात सूरत और इंदौर की, वो मैं समझता हूं कि वो एक जो बीजेपी की राजनीतिक वर्चस्व की इस वक्त जो कंपल्शन है, केवल जीतना जरूरी काफी नहीं है बीजेपी के लिए, वर्चस्व होना, कोई दूसरा रह ना सके ये दिखा सकना बीजेपी के लिए अनिवार्य बनता जा रहा है। एक तरह का कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है बीजेपी के अंदर। सूरत ऐसे भी जीत जाते, वैसे भी जीत जाते, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे देश में दिखाने के लिए कि देखो हमारा विरोध करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हालांकि इससे मैसेज देश में ठीक उल्टा गया है। ये जो तानाशाही का मैसेज है ये फिर देश में जा रहा है, क्योंकि देखिए गांव देहात में लोगों को पता होता है कि सरपंची के चुनाव में ये खेल खेले जाते हैं। तो लोग आराम से देख सकते हैं कि सरपंची के चुनाव वाला खेल इस टाइम देश में लोकसभा के चुनाव में खेला जा रहा है। बैठा रहे हो, दबा रहे हो। और इंदौर में भी एग्जैक्टली लगभग ये हो जाता जो कि सूरत में हुआ था। लेकिन वहां SUCI जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, क्योंकि इंदौर में भी एग्जैक्टली यही खेल हुआ, कांग्रेस वाले का विड्रॉ करवा लिया, बाकी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कलेक्टर के ऑफिस में बैठा लिया था कि चलो अब विड्रॉ कर लेते हैं, तुम सारे एक साथ ही विड्रॉ कर लेना। लेकिन एक SUCI जो कि एक लेफ्टिस्ट प्रिंसिपल पार्टी है, उसका उम्मीदवार था, उसने कहा कि जान चली जाए मैं विड्रॉ तो नहीं करूंगा। फिर उन्होंने बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी छोड़ दिया कि चलो मतलब अब तुम लड़ लो। नहीं तो एग्जैक्टली सूरत की स्क्रिप्ट इंदौर में खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। वहां भी निर्विरोध होने वाला था। चुनाव के आखिरी आधे घंटे तक SUCI के उम्मीदवार को बीजेपी की हाईकमान से फोन आ रहा था कि हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे। वो तो भला उस आदमी का कि आदर्शों में उसने कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, मेरे को खरीद नहीं सकते आप। तब बचा, नहीं तो एग्जैक्टली यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी यूनानिमस इलेक्शन करवाने की इंदौर में भी। तो ये सब जो बीजेपी की जो वर्चस्व, देखिए एक बार जब आप ऐसा सिस्टम सेटअप कर देते हैं जो कि बीजेपी का है, तो उस सिस्टम में एक हर चीज को हड़पने का इनबिल्ट लॉजिक होता है। उसको सिर्फ जीतना पर्याप्त नहीं है, हड़पना अनिवार्य है, वर्चस्व अनिवार्य है, छोटी से छोटी चीज को मसलना अनिवार्य है, खत्म करना अनिवार्य है। वो खेल इस वक्त चल रहा है। तो दोनों का मिश्रण मैं देखता हूं इस वक्त, अहंकार का और बदहवासी। जी जी, ब्रीफली जरा हम कर्नाटका चलते, क्योंकि कर्नाटका में आप हैं और वहाँ पेन ड्राइव एक बड़ा मसला जो है वो आ गया है। और प्रज्वल रमन्ना देवगौड़ा के ग्रैंडसन हजारों महिलाओं का, 2800-2900 महिलाओं के का इतना बड़ा, मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में तो इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल नहीं देखा सुना।
और पूरे कर्नाटका में इसको लेकर एक बात चल रही है। मोदी जी उसका प्रचार करिए आए और ये नहीं माना जा सकता योगेंद्र जी कि मोदी जी को जानकारी नहीं थी। जैसे मान लीजिए कि जून 2023 की बात कर रहा हूँ योगेंद्र जी, मैं उसमें प्रज्वल रमन्ना खुद अपने ड्राइवर को पार्टी बनाते हुए कोर्ट गए थे इस पेन ड्राइव को मीडिया में रुकवाने के लिए। उसके बाद जनवरी 2024 की बात है योगेंद्र जी कि देवराज गौड़ा रमन्ना खिलाफ कोर्ट गए, अश्लील वीडियोस की बात की और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को भी इसकी जानकारी दी। उस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी। ये सब हो रहा है जनवरी 2024 में। जून 2023 से ये मामला है पब्लिक डोमेन में। अब ये पेन ड्राइव तो मोदी जी उसका प्रचार कर रहा है, ये मानना मुश्किल है कि उनको जानकारी नहीं थी। ये मुश्किल से बात गले से उतरती है ये बात कि इतना सब हो रहा था। इसका कितना असर आप देख रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे, एक तो अभी आप बात कर ही रहे थे, एडिना का सर्वे है। एडिना का सर्वे पिछले विधानसभा में काफ़ी करीब था, लगभग था, और एडिना ने फिर 10 और 11 सीटें बीजेपी को दी हैं इस बार, 28 में से 25। अब जो सेकंड फेज का चुनाव है 14 सीटें, वो 14 की 14 सीटें बीजेपी के पास है। कर्नाटका क्या करने जा रहा है और ये पेन ड्राइव कितना नुकसान करेगी? प्रशांत जी, ये जो यौन शोषण का स्कैंडल है, क्योंकि ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, ये तो शुद्ध एकदम एक्सप्लॉयटेशन और शोषण का स्कैंडल है। एक एमपी महिलाओं के साथ अत्याचार करता है और फिर वही खुद अपने हाथ से उनका वीडियो बनाता है अपने कैमरे के अंदर। औरत गिड़गिड़ा रही है कि मैंने तुम्हारे बाप दादा की सेवा की है, मैंने खाना खिलाया है, मेरे साथ ऐसा मत करो। मतलब ये तो किसी भी तरह की निर्लज्जता और दरिंदगी से बाहर की चीजें हैं जिसका हम जिक्र इस वक्त कर रहे हैं। ये तो कोई कारण ही, देखिए इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि बीजेपी लीडरशिप को पता था। ये कोई कयास का मामला नहीं है। खुद कुमारस्वामी ने कहा है कि मेरे को अमित शाह ने कहा कि तुम रेवन्ना को कैंडिडेट मत बनाओ। मतलब ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप जब जेडीएस से नेगोशिएट कर रही थी, उस नेगोशिएशन में ये एक मुद्दा टेबल पे था कि रेवन्ना के बारे में स्कैंडल है, रेवन्ना की पेन ड्राइव है, कभी सामने उस नैतिकता के बतौर नहीं रहा, केवल एक इलेक्टोरल फैक्टर के बतौर रहा कि अगर ये सीडी आ गई तो वोट का नुकसान होता है। ये बिल्कुल नहीं रहा कि भैया, तो ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये बात जेडीएस और बीजेपी के इलेक्टोरल नेगोशिएशन में ये मुद्दा टेबल पे था, चिट्ठी टेबल पे थी। इस देश के गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेवारी है इस देश की तमाम महिलाओं की सुरक्षा करना, उनको इस बात का पता था, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि खुद वो अपने मुंह से कुमारस्वामी वगैरह कह रहे हैं कि हाँ ये बातें हमारी हुई थी, है ना। अब तो एक तो बात स्पष्ट है कि इसमें नैतिकता जैसी बात कहीं भी चर्चा में नहीं आई। चर्चा ये नहीं थी कि अपने आप में बुरा है, अरे भाई इतने बुरे आदमी को कैंडिडेट मत बनाओ। और अगर ऐसा होता तो कम से कम इतना तो कह सकते थे ना कि भैया प्रधानमंत्री की स्टेज पे मत लाओ उसको, ऐसे काम किए हैं। और इतना तो कह सकते थे प्रधानमंत्री को कि आप अपने मुंह से इसका नाम मत लो, किया जा सकता था ना। तो ये सब चीजें जानते बूझते हुई, ये सोच के हुई कि इसको संभाल लिया जाएगा। भाई मीडिया अपने साथ है, मीडिया अपनी जेब में है, कुछ भी होगा तो संभाल लिया जाएगा। आज भी देखिए ना, ये जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर जो किसी भी हिंदू महिला के साथ कुछ हो जाए तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये आज भी इनमें से कोई भी प्रोग्राम, तो बीजेपी का विश्वास बिल्कुल सही था कि टीवी वगैरह को तो हम मैनेज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। नैतिकता की किसी को कोई चिंता नहीं थी, ये तो बिल्कुल साफ है कि नैतिक, और प्रधानमंत्री को भी नहीं थी। दूसरा, उसके भाग जाने में, अब प्रधानमंत्री सब कुछ इस देश में जानते हैं, तो ये जो एयरपोर्ट पे कंट्रोल करना, रेड अलर्ट देना, ये सब कुछ नोटिस देना, ये तो केंद्र सरकार के तहत आता है ना। कैसे भागने दिया गया ऐसे व्यक्ति को? तो ये तो कोई, आपकी मेरी बातचीत में तो कोई संदेह नहीं है कि ये सब इस मानसिकता से हुआ कि यार ये पॉलिटिक्स में सब चलता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब ठीक है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है यार, अगला आदमी वोट तो ला रहा है ना,
जो ब्रजभूषण के साथ जिस तरह का हुआ है, बिल्कुल वैसा ही वही मानसिकता है जो ब्रजभूषण को भी आगे करती है, जो प्रज्वल रमन्ना को भी बचाती है। सवाल है कि ये बात क्या कर्नाटका के अंतिम वोटर तक पहुंचेगी। अ, जिसने भी रिलीज किया उसने इसको समय पे रिलीज नहीं किया, क्योंकि अगर जब रिलीज हुआ उससे 5-7 दिन पहले हो जाता तो चुनाव के पहले दौर पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता था। और पहला दौर ही वो दौर है जहां जनता दल के सारे वोट थे, तो देवेगौड़ा और उनकी राजनीति पे बहुत बड़ा झटका पहुंचता अगर पहले दौर से पहले रिलीज हो जाता। वो खैर नहीं हुआ। अब जब हुआ है दूसरा दौर में जनता दल बहुत कमजोर है, लेकिन कर्नाटका में मुद्दा है। मैं धारवाड़ में बैठा हूं, मैं जानता हूं कल ही धारवाड़ शहर में 2000 महिलाओं ने एक प्रदर्शन निकाला इस सवाल पे। तो मुद्दा है, मुद्दा बन रहा है। और जो महिला सुनती है, मतलब महिला छोड़िए, जो इंसान सुनता है उसको समझ नहीं आता किधर देखूं, क्या करूं इस चीज के बारे में। तो ये तो एक और इससे बीजेपी जितना कमजोर थी, देखिए दूसरा राउंड वैसे बीजेपी के लिए काफी मुश्किल था। यहाँ पे सेकंड राउंड काफी मुश्किल है बीजेपी के लिए। उत्तर कर्नाटका में बीजेपी ज्यादा कमजोर है, और जो रही सही कसर थी वो शायद ये भी पूरा कर दे। तो हमारे साथी ईदिना का आपने जिक्र किया, तो ईदिना का सर्वेक्षण अभी कह रहा है कि कांग्रेस को 18 सीट मिलने की संभावना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं इसको अभी भी कमी मान के चलता हूं। लेकिन बीजेपी की, जिसे कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, कुछ वैसी स्थिति यहाँ कर्नाटका में हो गई है। तो 10-11 सीटें, 25 से 10-11 सीटें आप मान रहे हैं? जी, कर्नाटका में देखिए कम से कम 10-11 सीट का तो नुकसान बीजेपी को होगा ही होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ये जो पहले कर्नाटका में हुआ करता था कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वोट एकदम बढ़ जाता था, कर्नाटका में और राजस्थान दोनों में होता था, वैसा तो इस बार नहीं हुआ है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। और यही सबसे बड़ी खबर है कि राजनीति अपने सामान्य ढर्रे पे आ गई। जो उफान और उन्माद 2014 और 2019 में था, उस उन्माद में अब राजनीति नहीं हो रही है। और जब सामान्य राजनीति हो रही है, स्थानीय सवाल पूछे जा रहे हैं, जीवन से जुड़े समस्याएं आ रही हैं, उसका सामना करने में बीजेपी को बहुत कठिनाई हो रही है। यही मेरे लिए अब तक के इस चुनाव का सबसे बड़ा सूत्र है। योगेंद्र जी, एक सवाल आपसे बीजेपी और कांग्रेस के कैंपेन पे होगा, और खासकर मैनिफेस्टो पे। लेकिन उसके पहले एक चीज़, जो क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, एक चीज़ जानना मैं चाहता हूँ कि जो डाउन द लाइन असर क्या कर रहा है। क्या ब्रॉडकास्ट मीडिया की गिरती क्रेडिबिलिटी और यूट्यूब का और डिजिटल मीडिया का पेनिट्रेशन समाज में पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से हुआ है। आज मैं टेलीग्राफ की एक खबर पढ़ रहा था कि ध्रुव राठी के वीडियो असम में बहुत शेयर हो रहे हैं, मोर्चे बन गए वहाँ पे। तो ये जो एक नई वेव है, और ये व्हाट्सएप, जो उसको कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके जो संदेश है पढ़े जाते हैं। वीडियो हमारी आपकी बातचीत में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई सुन सकता है आराम से। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है? एक फैक्टर है प्रशांत जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग यूट्यूब देख रहे हैं, हरियाणा के गांव के अंदर लड़के इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और राजस्थान में फेसबुक चल रही है, उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में लोग यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, ज़्यादातर खबरें देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप मेन स्ट्रीम टेलीविजन की जो गिरफ्त है, इसको कम करके मत आंकिए। और अखबारों की सूचना, आप किसी बीजेपी विरोधी व्यक्ति से मैंने बात की, और मैंने कहा कि अच्छा कौन सा अखबार पढ़ते हैं, बताया जागरण। अब जागरण कैसी खबरें छापता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो लोगों के ओपिनियन खुद बनते हैं, लेकिन उनकी सूचना आज भी मुख्यतः अखबार और टेलीविजन से आती है। और जब उस सूचना को दबा दिया जाता है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना दबा दी इन लोगों ने, इतना बड़ा देश का, आप कह रहे थे ये रवन्ना सबसे बड़ा यौन शोषण का स्कैंडल है, पैसे का सबसे बड़ा स्कैंडल इस देश का इलेक्टोरल बॉन्ड है, और ये खबर जनता तक नहीं पहुंचने दी गई। तमाम चीजों के बावजूद आज भी 10% से ज्यादा लोगों को नहीं पता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो ये जो मोदी जी की समझ है कि भैया मीडिया की गर्दन पकड़ के रखो, तो आपने लगभग इंतजाम कर लिया। ये समझ तो बिल्कुल सही है, गर्दन पकड़ी हुई है मीडिया की,
ये बात जरूर है कि YouTube और इन सब चीजों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से थोड़ा सांस लेने की बीच बीच में फुर्सत मिलती रहती है, लेकिन अभी भी कुल मिला के ये एक बंद कमरे का रोशनदान है। इसे खिड़की या दरवाजा मत समझिए अभी। जी। अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पिछले कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था, 28 लाख डाउनलोड हो गया, पहुंच गया। तो और उसको मोदी जी ने भी काफी पहुंचाया। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहली बार योगेंद्र जी मैं देख रहा हूँ कि मैनिफेस्टो एक चुनावों में रस्म अदायगी होती थी, एक पीडीएफ आ गया छोटे छोटे फॉन्ट में, उसमें 15-18 पॉइंट होते थे। चुनाव के पहले मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो के आधार पर प्रचार हो, ये एक अच्छा संकेत है। और उस पर बीजेपी ने और मोदी जी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उससे लगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वाकई कुछ दम है, क्योंकि वो रिएक्ट किया उन्होंने। दूसरी एक बात कि ये जो हिंदू मुसलमान का कैंपेन चलाया, इस पे कांग्रेस और विपक्षी दलों ने तो एक समझदारी दिखाई कि उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, अपने मुद्दों पर टिके रहे। और एक आखिरी सवाल और कि 400 सीट का नारा और संविधान बदलने की जो बात है, आरक्षण का सवाल इसमें, क्या वो कितना उनको डैमेज कर रहा, कितना नीचे तक गया? अंत में हम कुछ बड़े सवालों पे ही चर्चा कर लें। ये जो देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो, सच बात यह है कि 2019 का भी बुरा मैनिफेस्टो नहीं था कांग्रेस का, लेकिन चुनाव से 10 दिन पहले रिलीज किया था। मेरे ख्याल में इनके एमपीज ने भी नहीं पढ़ा था उस मैनिफेस्टो। इस बार कांग्रेस ने 3-4 समझदारी के काम किए। पहला ये कि मैनिफेस्टो जारी होने से 1-1.5 महीना पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया। जो 5 बड़ी गारंटी थी उसका जिक्र राहुल गांधी ने सभाओं में करना शुरू कर दिया, बोल दिया गया। तो क्योंकि जनता को इसी से ज्यादा कुछ चीजें याद नहीं रहती। दूसरा, मैनिफेस्टो की तमाम घोषणाओं में से 5 चीजें पिक की, उसका प्रचार किया। और वो 5 चीज ऐसी हैं जो समाज के ऐसे 5 वर्ग से जुड़ी हुई हैं, जो कि आपके चुनावी राजनीति में केंद्रीय हैं। महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है और दलित आदिवासी पिछड़ा है। ये 5 कांग्रेस का वोटर। तो कांग्रेस ने राजनीतिक समझदारी दिखाई। जो प्रोमिसेस हैं ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है, जो कि लोगों को छू सकते हैं। इस सब के बावजूद, 28 लाख डाउनलोड के बावजूद, मैं अब भी ये कहूंगा प्रशांत जी कि इस मैनिफेस्टो का जितना प्रचार होना चाहिए था उतना अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी प्रधानमंत्री ने जरूर सेवा कर दी इस मैनिफेस्टो की थोड़ा प्रचार करके। अभी भी कांग्रेस का गांव का कार्यकर्ता इन 5 चीजों को गिना नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर वो हो जाता तब तो पूरा चुनाव पलट सकता था। इस तरह की चीजें हैं। हर किसान, अभी भी कांग्रेस ने एमएसपी का वायदा कर दिया है, किसान को पता भी नहीं है इस चीज के बारे में अभी भी। तो ये अभी भी एक पार्शियल अचीवमेंट है, फुल अचीवमेंट इसको मैं नहीं कहूंगा। और आपने जो पूछा संविधान वाला सवाल, वो बहुत बड़ा सवाल है। और पहली बार मैं देख रहा हूं, देखिए मेरी पहले धारणा हुआ करती थी कि ये जो संविधान और ये सब इंटेलेक्चुअल्स का मुद्दा है, दलित एक्टिविस्ट का मुद्दा है, उससे नीचे ये मुद्दा नहीं जाता। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि अब एक दलित के मन में, एक साधारण गांव का थोड़ा सा पढ़ा लिखा दलित बच्चा जो है, एक्टिविस्ट नहीं, उसके मन में धारणा है कि यार ये तो कुछ बहुत भारी गड़बड़ करने वाले हैं, संविधान पलटेंगे। और उसके मन में है कि ले देकर इससे आरक्षण को पलटा जाएगा। उसके मन में, जैसे किसान आंदोलन में किसान के मन में ये बात आ गई थी कि मेरी जमीन छीनेंगे, बाकी सब चीजें अलग है, तो मेरी जमीन छीनेंगे। इसी तरह से एक दलित साधारण थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति, अभी भी अनपढ़ व्यक्ति में नहीं गई है बात, थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में है, जिसने बाबा साहब की तस्वीर अपने घर में लगा रखी है और बहुत लोग लगा के रखते हैं, उसके मन में है कि देखो इन्होंने कोई चीज दी थी जिसको ये लोग छीन रहे हैं, और ये आरक्षण ले दे कि मेरा तो एक ही तरीका था, ये मुझसे छीना जा सकता है। इसका असर होना शुरू हुआ है। उसको आप प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया में देख सकते हैं, उसको आप आरएसएस चीफ की प्रतिक्रिया में देख सकते हैं, उसको आप अमित शाह की बौखलाहट में देख सकते हैं, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। तो बड़ी बात यह है, अगर हम बात समेटें प्रशांत जी, तो जिस इलेक्शन को बीजेपी सोच रही थी कि सिर्फ मोदी मोदी करके चल जाएगा, उस इलेक्शन में मुद्दा मुद्दा होने लग गया है और वो मुद्दे उठने लग गए जो बीजेपी ने सोचा था नहीं उठेंगे। ये अपने आप में उपलब्धि है, ये अपने आप में बड़ी चीज है। करवट लेना शुरू किया है। पहले 2 फेज में 20 सीट इनके हाथ से निकल चुकी हैं।
और ये जो तीसरा फेज आ रहा है, ये बीजेपी के लिए केवल खोने का फेज है, इसमें पाने को कुछ नहीं है, बीजेपी को केवल खोने और खोने का फेज है। 20 सीट इस फेज में अकेले जा सकती हैं, जितनी पहले 2 फेज में गए। और अगर ऐसा होता है तो पहले सवाल मैं ये उठाया करता था कि क्या बीजेपी 272 सीट का आंकड़ा कैसे छू पाएगी। लेकिन अगर ये आंधी और चलती, हवा जो है आंधी में बदल गई आखिरी दौर में, और कई बार ऐसा चुनाव में होता है, करवट लेने के बाद चीज आंधी में बदल जाती है, अगर वो हुआ तो ये सवाल भी उठ सकता है कि एनडीए भी 272 के आंकड़े को छू पाएगा कि नहीं। ये बड़े सवाल हैं, उत्तर हमें कुछ दिन बाद मिलेगा। योगेन जी, आपकी व्यवस्था, आप कहीं जाना भी है अभी, और चुनाव बहुत बड़ा है और बहुत लंबा भी है। अभी 5 फेज बचे हुए हैं, तो किसी वक्त और आपसे समय लेंगे, थोड़ा और चुनाव बीत जाए और आप घूमें, और उसके बाद हम आपसे दोबारा मुखातिब होंगे इसी चुनाव के दौरान भी। और एक आखिरी सवाल छोटा सा, हैट्रिक होगी कि नहीं? मैं तो उसी प्रधान वाली बात को दोहरा सकता हूं कि भाई पहली बार तो डर के प्रधान काम करता है, दूसरी बार कुछ खेल खेलना सीख जाता है, तीसरी बार हो गया तो सर पे चढ़ के डंडा चलाएगा। तो मैं तो बस दुआ कर सकता हूं कि इस प्रधान की बात सही निकले। और ये जो 400 पार वगैरह की बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये एकदम शुद्ध लफाजी है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। ये 420 है। खेल ये है कि मैच शुरू होने से पहले वॉक ओवर करवा दिया जाए, और खबर ये है कि वो वॉक ओवर नहीं हुआ है। बस यही बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, और फिर आपसे इसी चुनाव के दौरान मुलाकात होगी। दोस्तों, ये योगेन यादव जी थे, और योगेन जी घूम रहे, जब उनसे बात कर रहे थे वो कर्नाटका में थे। उन्होंने काफ़ी गहन यात्राएं की हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। जिस जिस जैसा योगेन जी बता रहे हैं, वैसा फीडबैक और जगह से हमको ही मिलता है कि चुनाव वैसा नहीं हुआ जैसा मोदी जी चाहते थे। भारत जोड़ो यात्रा का असर है, राहुल गांधी की लगातार जो कम्युनिकेशन है उसका असर है, इंडिया गठबंधन की एकता बनी रही उसका असर, और बीच बीच में इस तरीके की बातें जो आती हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान की बातें, और अब ये कर्नाटका में जो पेन ड्राइव का मामला आ गया, ये सब बातें जो है इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मोदी जी का कोई कैंपेन जो है वो पटरी से उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पटरी से उतरे हुए कैंपेन में कितनी कामयाबी मिलेगी, क्या वापस हैट्रिक होगी, जिसके बारे में योगेन जी और तमाम विश्लेषक बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हैट्रिक मोदी जी की एक टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है। तो चुनाव की चर्चा पे आज इतना ही, और डीवी लाइव पे बने रहें, और हम लोग चुनाव संबंधित और भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको भी देखें। 24 का गणित है, या हमारी राजीव जी की पॉडकास्ट, उसमें भी चुनाव की बातें हो रही हैं। और बहुत शुक्रिया, और अगली बार डीबी लाइव, डीबी डायलॉग में फिर किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, आदाब।